हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। आप सभी लोग का फिर से स्वागत है अपने अनअकैडमी यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां रोजाना हम लोग मिलते हैं सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स के लिए, शाम के 4 बजे इंडियन पॉलिटी के लिए, रात के 9 बजे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए, और बीच में जब भी आपकी कुछ भी फरमाइश होती है उन फरमाइश को पूरा करने के लिए भी हम लोग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो आज आपकी एक स्पेशल डिमांड थी, एक स्पेशल रिक्वेस्ट थी, वो ये था कि सर पीएसआईआर के बारे में जो पेपर 1 है उसके थिंकर एंड थॉट्स के बारे में सर कुछ बताएं। सर उसमें कुछ आइडिया नहीं लग पाता कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि अगर आपके पास अप्रोच नहीं है तो पढ़ना बड़ा ही मुश्किल का काम होगा। कोशिश ये होनी चाहिए हमेशा कि अगर कोई भी चीजें अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसे हम लोग क्या करें, सिंप्लीफाई करें। तो हम लोग अभी जो मैं बात करने वाला हूं आपसे पेपर 1 के सिंप्लीफिकेशन को लेकर बात करेंगे कि पीएसआईआर में आप क्या करेंगे कि जो सिलेबस है आपका दिया गया है उसको आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ताकि आपका पढ़ना आसान हो सके, आप चीजों को समझ पाए। और यकीन जानिए, एक बार अगर आपने इन चीजों को सिंप्लीफाई कर लिया ना, तो आपके मेंस के एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है इस पेपर को अटेम्प्ट करना, पेपर 1 को अटेम्प्ट करना। दूसरी बात यह है कि पेपर 1 ही आप देखेंगे, खास करके किसी भी सब्जेक्ट में, जनरली इन जनरल में बात करूं, सभी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन इन जनरल आप देखेंगे कि पेपर 1 ही आपके लिए थोड़ा क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। अगर पेपर 1 को आपने अगर मास्टर कर लिया तो पेपर 2 भी आपका क्या होता है, वो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। राइट? तो सभी लोग समझ पा रहे हैं? तो पेपर 2 भी आपका आसानी से हो पाएगा। तीसरी बात क्या है कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल में अगर मैं बात करूं कि पेपर 1 में अगर आपकी समझ अगर प्रॉपर तरीके से विकसित अगर है, अगर बढ़िया से विकसित है, तो पेपर 2 लिखना भी काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में एक अलग डिमांड होता है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। और वो पेपर 1 को अगर आपने मास्टर कर लिया तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, पेपर 2 को भी बहुत आसानी अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, लिख पाएंगे। तो इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। कुछ थिंकर एंड थॉट्स के बारे में, थिंकर्स के बारे में बात करेंगे, उनके विचारों के बारे में बात करेंगे, थॉट के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको ये आइडिया जनरेट हो पाए, आपकी समझ में ये समझ विकसित हो पाए कि आपको किस तरीके से पेपर 1 में जो पेपर 1 है आपका यूपीएससी के सिलेबस का, उसको आपको कैसे पढ़ना है, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है पढ़ने के लिए, हाउ यू हैव टू एम्बार्क ऑन, कैसे आपको उसको पढ़ने के लिए आपको उसके ऊपर जंप करना है। ठीक है? तो इन्हीं सारी चीज मुद्दों को लेकर अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि प्लीज सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जितने भी लोग हैं प्लीज डू लाइक एंड शेयर इट मैक्सिमम। और जिन लोगों ने अभी तक अपने इस अनअकैडमी के यूपीएससी के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, और जो है बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि हमारे जितने भी क्लासेस होंगे उन सभी की नोटिफिकेशंस भी आपके पास उपलब्ध होती रहे। ठीक है? तब तक मैं आपको कुछ एक चीजों के बारे में जानकारी देता हूं। ठीक है सर्स एंड मैम्स, इट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये छोटी सी जानकारी मेरे बारे में है, इसको देख लीजिएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है पॉलिटी गुरु का, इसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन मेरी आपको मिल जाया करेंगी। दूसरा, जिसके पीडीएफ अलाउड है वो पीडीएफ आपको मिल जाया करेगा। और तीसरा, अगर अनअकैडमी का कोई नया प्रोग्राम है, स्कीम है, कुछ भी अगर है, तो वो आपको यहाँ पे इसकी सूचना भी आपको दे दी जाएगी। सो प्लीज डू ज्वाइन दिस ग्रुप, पॉलिटी ग्रुप। राइट सर्स एंड मैम्स? चलिए, इसके अलावा ये आप देख पा रहे होंगे कि अनअकैडमी में 3 प्लेटफॉर्म है। पहला है यूट्यूब का प्लेटफॉर्म, ठीक है, जहां भी हम लोग एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं, हम लोग मिल रहे हैं। दूसरा हमारे पास है अनअकैडमी का आप जिसे हम लोग बोलते हैं। और तीसरा है प्लस का प्लेटफॉर्म, जो कि पेड प्लेटफॉर्म है। तीनों जगह आपकी और मेरी मुलाकात होती रहती है। यूट्यूब पे बात करूं मैं, सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स, शाम के 4 बजे इंडियन पॉलिटी, रात के 9 बजे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे हम लोग बात करते हैं। और अनअकैडमी के ऐप पे 10 बजे और शाम के 7 बजे हम लोग की रोजाना मुलाकात होती है। आज अभी शाम में हमारी बात होगी ज्योग्राफी के ऊपर, इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। मॉडर्न हिस्ट्री हमारा खत्म हो गया, आज से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए मिले, जिन लोगों ने अभी तक अनअकैडमी के ऐप में ज्वाइन नहीं किया है, वहां आपको ज्वाइन कर लेना होगा। लेकिन जैसे आप जाएंगे वहां पर में ज्वाइन करने के लिए, या आपको अनअकैडमी के जो ऐप को यूज करने के लिए आपको एक अनलॉक कोड मांगेगा, एंड दैट कोड इज POWER10। इस कोड का यूज करें। इनफैक्ट अनअकैडमी में कहीं भी कुछ भी सब्सक्रिप्शन लेना हो या कहीं किसी सर्विस को अवेल अगर करना हो, कोड रिक्वायर है, डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड POWER10। ठीक है ना? जो भी आपके पास बेस्ट बेनिफिट हो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। साथ ही साथ आप पे अगर जाते हैं तो इस कोड के माध्यम से एक बार आपको यूज करना, आप तमाम जितने भी अनअकैडमी के ऐप पे जितने भी कोर्सेस अवेलेबल हैं, जो भी क्लासेस हैं, कुछ भी हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह है, MCQ वगैरह है, उन सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई दिस कोड POWER10। ठीक है? चलिए, इसके अलावा आज से कई बैचेस शुरू हो रहे हैं। 1 ईयर बैच, 2 ईयर बैच, फाउंडेशन बैच, रिवीजन बैच। फाउंडेशन का मतलब क्या है? NCERT बैच। आप जानते हैं कि किसी भी एस्पिरेंट के लिए अगर मान लें कि उनका, खास करके अगर उनका ह्यूमैनिटी का बैकग्राउंड नहीं है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है थोड़ा सा स्टार्ट करने में। तो उनको अगर स्टार्ट करना है तो उनके लिए NCERT से बेहतर कुछ भी नहीं होगा। तो NCERT के बैचेस हैं जो कि आप फाउंडेशन के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा 1 ईयर बैच है, 2 ईयर बैच है, जो हमारे साथ काफी दिनों से बने हुए हैं, जिनकी तैयारी हो गई है, उनके लिए रिवीजन की आवश्यकता है,
तो रिवीजन बैचेस भी अपने पास हैं, दीज आर द रिवीजन बैचेस। कोई मीडियम का कोई भी इशू नहीं है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बाइलिंगुअल, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं वो लैंग्वेज आपके पास अवेलेबल है, इंग्लिश हो, हिंदी हो या बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब दोनों ही भाषाओं में आपके पास यहाँ पर चीजें होंगी, राइट सर एंड मैम्स। चलिए, इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा थोड़ा प्लस के बारे में। प्लस के बारे में क्या है कि देखिए यहाँ पे जितनी भी क्लासेस होती हैं सारी की सारी क्लासेस लाइव होती हैं, ऑल द क्लासेस आर लाइव। ठीक है, लाइव का मतलब ये हो गया कि हमारा और आपका जो है सो क्या होता है, रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, रियल टाइम इंटरेक्शन होता है। दूसरा ये है कि लाइव क्लास होने की वजह से अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप रियल टाइम भी हमसे आप क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बेनिफिट है जो मैं बताना चाहूंगा, सीक्रेट है, किसी और को बताइएगा मैं, सीक्रेट क्या है साहब, कि प्रत्येक 3 क्लास के बाद एक डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ होता है। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में कोई बात आए, कोई ख्याल अगर आया कि अगर हमें सवाल पूछना है तो आपने रियल टाइम तो पूछ लिया, लेकिन आप कभी घर गए, क्लास ऑफ हो गई, तो लगा कि अरे यार ये सवाल भी पूछा जा सकता था और आपके दिमाग में काश सर से उसी वक्त पूछ लिया होता, चिंता की बात नहीं है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी है। आप हर 3 क्लास के बाद आप उस क्लास में इस क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं, दूसरे दिन भी पूछ सकते हैं। सो यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है कि अगर मान लीजिए कभी आपका लाइव क्लास छूट गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास वो वीडियो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होगा, आप कितनी बार भी चाहें तो उसको देख सकते हैं जब तक कि आपके पास सब्सक्रिप्शन है। इसके अलावा सारे के सारे जो कोर्सेज हैं वो स्ट्रक्चर्ड होंगे एज पर यूपीएससी सिलेबस, वीकली टेस्ट हुआ करते हैं और योर इवैल्यूएशन एंड अनलिमिटेड एक्सेस होता है आपके पास। जिस भी कैटेगरी में आपने सब्सक्रिप्शन लिया है उसके किसी भी वीडियो को, किसी भी टीचर को, किसी भी बैच को आप वॉच कर सकते हैं। तो ये आपको अपने सेल्फ आप ये सारा का सारा प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है ना, सेल्फ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कोई गाइड की जरूरत है, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस की जरूरत है, तो आपके लिए आइकॉनिक का प्रोविजन है, यू हैव एन आइकॉनिक प्रोविजन। ठीक है, जहां पर आपके पास पर्सनल गाइड आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट एनालिसिस होगा, एक्सपर्ट गाइडलाइंस होंगे, स्टडी मटेरियल होगा एंड स्टडी प्लानर होगा। यानी कि एडिशनल में आपको इतनी सारी चीजें आपको मिलेंगी, 1 2 3 4 एंड 5, ये एडिशनल फीचर हैं जो आपके पास आपको मिलेंगे, आपको मुहैया करवाए जाएंगे। ठीक है, एंड अगर आप जीएस में केवल लेना चाहते हैं तो जीएस के लिए आपके पास है प्लस का भी और आइकॉनिक का भी सब्सक्रिप्शन, दोनों का है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये 1 ईयर का फीस है 49,500 का, ये आपके पास 2 ईयर का 72,000 का, 3 ईयर का 90,000 का। पवन10 का कोड अप्लाई करें, यू विल गेट 10% डिस्काउंट, यानी कि 49,500 का जो फी है इट विल बिकम 44,550। जो 72,000 का ये 64,800 का होगा और ये जो 90,000 है ये 81,000 का होगा, राइट। ये आइकॉनिक है, फीस है आपके पास 74,500 का, यहां आप देख पा रहे होंगे। उसके ये 1,15,750 रुपए का ये 2 साल का है, इसको भी आप देख पा रहे होंगे। अगर आप ये देखेंगे तीसरा जो है वो आपका 1,53,750 रुपए का। जस्ट अप्लाई दिस कोड, यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट। सो 1 ईयर पे आप देखेंगे 67,050 रुपीज का आ गया, जो जिसकी कीमत है 74,500 की। 2 साल का है 1,15,750 रुपए का, ये है 1,04,175 रुपए का। और 1,53,750 का वो आफ्टर डिस्काउंट 1,38,375 रुपए का है। सो यू हैव टू चूज ईदर ऑफ द 2 प्लस आइकॉनिक, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। एंड आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होगा कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर के साथ आप पढ़ाई लिखाई कर सकें। ठीक है सर एंड मैम्स, आई होप कि आप समझ रहे होंगे सभी लोग। ठीक है, डन। सो आज हम लोग बात करना शुरू करते हैं PSIR को लेकर, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि राजनीति विज्ञान अंतरराष्ट्रीय संबंध को लेकर PSIR। पहले तो हम लोग कुछ बेसिक, हमेशा देखिए जब भी अपनी शुरुआत करें ना किसी भी चीज में, अपनी लाइफ में याद रखिएगा, जब भी आप शुरू हो, जब भी व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट, तो बेसिक से स्टार्ट किया कीजिए। और आप में से कई सवाल आपने पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर ये थॉट क्या होता है, थॉट को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए। ये 2 सवाल अपने आप में देखने में बड़े सरल सवाल है कि थॉट क्या होता है और ये थॉट पढ़ना कैसे चाहिए, बड़ा बेसिक सवाल है। लेकिन अगर आपने इसके मर्म को समझ लिया, या आपने इसके एसेंस को समझ लिया, या आपने इसको समझ लिया कि क्या होता है थॉट और कैसे पढ़ना चाहिए, तो बड़ा आपका रास्ता जो होगा वो आसान हो जाएगा। ठीक है, थॉट क्या है, थॉट के बारे में हम लोग बात करें, यानी कि विचार हो गया, इसके बारे में हमें बात करना है। विचार किसके विचार होंगे, तो आप देखेंगे हर एक सब्जेक्ट के क्या होते हैं कि अपने अपने उनके थिंकर्स होंगे। ठीक है ना, उन थिंकर्स के बारे में आपको क्या करना होता है, उनके बारे में पढ़ना होता है। अब थिंकर ही पढ़ना नहीं है, बल्कि उनके द्वारा जो थॉट दिया गया उसको भी आपको पढ़ना है, जो कि पॉलिटिकल साइंस में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थिंकर एंड थॉट्स दोनों हो गए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि देखिए आज हम लोग इस जमाने में, आधुनिक काल में, मॉडर्न एरा में है। वैसे तो अब एक पोस्ट मॉडर्निज्म भी आ चुका है, एक कंसेप्ट है जो कि आप पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे। पोस्ट मॉडर्निज्म का एक कंसेप्ट है, इनक्वायर उत्तर आधुनिकता जिसको बोलते हैं, या आधुनिकवाद जिसको बोलते हैं लोग। तो अभी हम इस जमाने में चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो पीछे का जो जमाना कोई भी रहा है, चाहे वो प्राचीन काल का रहा हो, मध्यकाल का रहा हो, आधुनिक काल में रहा हो, हर समय विद्वान हुए और उसमें जो विद्वान होंगे ना, विद्वान क्या करेंगे, अपने अपने विचारों को देंगे।
ठीक है ना। अब समाज अगर चलता है, समाज को चलाने के लिए क्या है कि आपके पास एक पॉलिटिकल सेटअप तो होगा, भले ही वो प्रिमिटिव काइंड का क्यों ना हो। अगर हम जनजातीय समाज में अगर रह रहे हैं तो वहां भी एक प्रकार का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसके नियम कानून कायदे से वो पूरा का पूरा समाज बंधा हुआ होता है। मेडिवल पीरियड में भी, एंशिएंट पीरियड में भी, मॉडर्न पीरियड में भी आप देखेंगे कि ऐसा होता है। विचारक भी होंगे, विद्वान भी होंगे, उनको लगेगा कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है या जो पॉलिटिकल सेटअप है यहाँ का चलना चाहिए, तो अपने हिसाब से विचार देते हैं, ठीक है ना, विचार देंगे, ठीक है। तो ये जो थॉट है ना, जो विचार है जिसके बारे में हम लोग बात करें, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है थिंकिंग ऑफ एन एज। सीधे साधारण शब्दों में आपको बताना चाहूंगा कि जो थॉट है ना, ये किसी पर्टिकुलर जमाने का क्या है, वो एक जो है थिंकिंग है, थिंकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एज। ये उस समय का क्या है, एक एज का वो थिंकिंग है, एक थॉट प्रोसेस है इन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का मतलब समझ पाए, थिंकिंग ऑफ एन एज इन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो मिडिवल पीरियड में, एंशिएंट पीरियड में बहुत सारे थिंकर हुए होंगे, चाहे वो इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें या हम पाश्चात्य जगत में बात करें, यानी कि वेस्टर्न साइड में बात करें। अब देखेंगे क्या कि चूंकि हम इंडिया में रह रहे हैं, हमें यूपीएससी का एग्जामिनेशन देना है, तो निश्चित तौर पे हमें इंडिया के थिंकर्स के बारे में तो पढ़ना ही होगा, उनके थॉट के बारे में पढ़ना होगा। जैसे कि आपने सुना होगा कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य ने 7 ऑर्गन थ्योरी दिया था, दैट इज कॉल्ड सप्तांग थ्योरी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बहुत सारे बच्चे जब तैयारी करते हैं उनको पता नहीं होता है दिस बुक इज वेदर रिटन ऑन इकोनॉमिक्स और समथिंग एल्स। इकोनॉमिक्स पे नहीं है, बल्कि ये पॉलिटिकल साइंस पे लिखी गई किताब, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए। तो कौटिल्य ने इसमें बताया अर्थशास्त्र में कि किसी भी स्टेट को प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए उसके 7 ऑर्गन्स होने चाहिए, 7 ऑर्गन्स, ठीक है। आप जानते होंगे, आप दुर्ग, दंड, राजा, क्षेत्र, ये सारी चीजों के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। नहीं जानते तो आगे हम लोग बात में करेंगे। तो ये क्या है, 7 ऑर्गन्स है जिसके माध्यम से कोई भी स्टेट प्रॉपर तरीके से फंक्शन करता है। तो मेरा कहना है कि हमें, जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, तो अपने जो भी हमारे थिंकर एंड थॉट्स हैं उनको तो निश्चित तौर पे पढ़ना होगा। और दूसरा आप देखेंगे कि जितने भी आज की तारीख में जो लोफ्टी वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, चाहे वो डेमोक्रेसी की बात करें, रिपब्लिक की बात करें, तो ये जो कंसेप्ट है आप देखेंगे मॉडर्न एरा में, अगर आप देखें शुरू करें तो ये यूरोप में बहुत ज्यादा फला और फूला है। ऐसा नहीं कि रिपब्लिकन सिस्टम को हम नहीं जानते थे। आपने पढ़ा होगा 6th सेंचुरी बीसी में कई गणराज्यों की चर्चा की गई, कन्फेडरेशन की चर्चा की गई। तो खैर हमें मॉडर्न कंसेप्ट में अगर समझना होगा, डेमोक्रेसी को समझना होगा, हमें रिपब्लिक को समझना होगा, अगर हमें बात करना पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझना होगा, तो ये आप देखेंगे बड़ी बड़ी बढ़िया तरीके, शानदार तरीके से पाश्चात्य जगत में फला और फूला है। तो निश्चित तौर पे वहां के विद्वानों के बारे में पढ़ना, उनके विचारों को पढ़ना हमारे लिए लाजमी है। तो हम वेस्टर्न थॉट को भी पढ़ते हैं और इंडियन थॉट को भी पढ़ते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपने देखा कि जो विचार है, जो राजनीतिक विज्ञान का, वो किसी भी जमाने का, किसी समय का क्या है, सोच है, उस सोच को बताता है। और ये हमें 2 खंडों में पढ़ना है। एक तो हमें पढ़ना है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के रूप में, यानी कि पाश्चात्य जगत। क्यों? मैंने आपको बताया कि सारी चीजें जो है, आप देखेंगे मॉडर्न कंसेप्ट में जो है आपको दिखाई देता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को लेकर, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में ही विकसित हुआ। और दूसरा हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट है। इन 2 थॉट के बारे में हमें पढ़ना होगा, ठीक है। सो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इन दोनों के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर मैं भी बात करूंगा। जैसे यहां मैंने एग्जांपल ले लिया आपके पास कौटिल्य का, यहां हम लोग बात करेंगे प्लेटो के बारे में, प्लेटो के विचारकों को लेकर के, ताकि आप समझ पाए कि जब हम प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे हमें पढ़ना चाहिए और कहां से प्रश्न बन सकते हैं, प्रश्न कैसे बन सकता है, ठीक है, किन किन मुद्दों पर हमें फोकस करना चाहिए। बस छोटा सा प्रयास है, कोई डिटेल में बात आज नहीं कर रहा हूं, बस एक आउटलाइन में देने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो थिंकर एंड थॉट है उसके बारे में जो आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है, जो क्लैरिटी ऑफ द थॉट नहीं है, वो चीजें क्लियर हो जाए। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि दूसरा, आगे बढ़ने से पहले एक और 2 शब्द हैं वो समझ लीजिए कि व्हाट इज दिस पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये क्या होता है, एंड दिस पॉलिटिकल लॉजिक क्या होता है, लॉजिक एंड फिलॉसफी। अब होता क्या है कि जितने भी विचार हुए, जितने भी विचारक हुए, जितने भी थिंकर हुए, उनके जो आइडियाज हैं, ठीक है ना, उनके आइडियाज का अध्ययन करना क्या है, फिलॉसफी, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल फिलॉसफी, ठीक है ना। यानी कि किसी के आइडियाज का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं, विचारों का अध्ययन अगर हम करते हैं, तो दैट इज द फिलॉसफी, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल फिलॉसफी। और जो मेथड ऑफ फिलॉसफी है, जिस मेथड से हम उस फिलॉसफी को, उस दर्शन को हम अगर पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिक, ठीक है ना, लॉजिक, दैट इज कॉल्ड लॉजिक इन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो 2 शब्द हो गए, व्हाट इज द फिलॉसफी एंड व्हाट इज द लॉजिक, ठीक है। तो फिलॉसफी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द आइडियाज, यानी कि वो जो आइडियाज हैं उनके अध्ययन को हम लोग उनको बोलते हैं दर्शन, उस विषय वस्तु का। और ये किस तरीके से हम पढ़ते हैं, व्हाट इज द मेथड एंड मैनर ऑफ दैट फिलॉसफी, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड लॉजिक। आई होप यू इट इज क्लियर टू यू। अब पॉलिटिकल थियरी की बात करें हम लोग। पॉलिटिकल थियरी क्या करता है, एक्सप्लेन करता है पॉलिटिकल थियरी क्या है।
अब कोई भी थियरी है, हम लोग बात करें पॉलिटिकल साइंस में तो पॉलिटिकल थियरी के बारे में बात करेंगे। तो ये पॉलिटिकल थियरी होता है ना, ये एक्सप्लेन करता है उस समय के पॉलिटिकल फेनोमेनन, तो उस समय का जो पॉलिटिकल सेटअप था वो था किस तरह का, पॉलिटिकल फेनोमेनन के बारे में। सो दिस पॉलिटिकल थियरी ब्रीफली और प्रिसाइजली एक्सप्लेन्स द पॉलिटिकल फेनोमेनन ऑफ दैट इज। उस समय राजा कैसा था, राज्यत्व कैसा था, किंगशिप थियरी कैसी थी, प्राइमोजेनिचर था नहीं था, या फिर वहां थॉट क्या था, राजा के विचार क्या थे, कैसे सब्जेक्ट के साथ वो कनेक्ट होते थे, आदि 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 के बारे में, ठीक है ना। सेटअप क्या था, फेडरेशन था, कन्फेडरेशन था, मोनार्की थी, कैसा था, क्या बातें थी, उन सभी के बारे में हमें यहाँ पर डिटेल में बात करना है। तो पॉलिटिकल फेनोमेना दैट इज कॉल्ड द पॉलिटिकल थियरी दैट एक्सप्लेन्स द पॉलिटिकल फेनोमेना, ठीक है। डेमोक्रेसी किस तरह का डेमोक्रेसी दिखाई दे रहा था, एटसेट्रा, लॉट्स ऑफ थिंग। आइए सम ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफर्स के बारे में बात करें। एक है प्लेटो। प्लेटो के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक सवाल लेकर के मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि कई लोग ये कहते हैं, कई लोग नहीं बल्कि विचारकों का ये मानना है कि जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, अब आपने समझ लिया कि व्हाट इज द फिलॉसफी। अब देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि हर एक सब्जेक्ट का अपना एक जार्गन होता है, उस जार्गन को आपको समझना पड़ेगा, उसके विषय वस्तु को आपको समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे तो आप उसके आंसर को नहीं लिख पाएंगे। अब आपने समझ लिया कि पॉलिटिकल फिलॉसफी का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो अब ये कहा जाता है कि अगर हम लोग बात करें तो प्लेटो के बारे में बोला जाता है ही इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। अब आपके दिमाग में ये बात आ सकती है, आना भी चाहिए, कि वाई प्लेटो, क्यों नहीं इनके गुरु या इनके शिष्य अरिस्टो और क्या कहते हैं जो आपके सुक्रेटिस हैं उनके बारे में, सुकरात जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो इसके फादर नहीं बोले जाते। सो व्हाई ही इज नोन एज ए पॉलिटिकल फिलॉसफी के फादर क्यों बोले जाते हैं, क्या कारण है कि भाई पॉलिटिकल फिलॉसफी का फादर बोला जाता है, ठीक है। ये दिमाग में आनी चाहिए बात, इसकी तहकीकात करनी भी जरूरी है। इतना इंक्विजिटिव ब्रेन आपको रखना पड़ेगा, तब आप चीजों को वहां हैंडल कर पाएंगे जो मेंस में सवाल आएगा तो, ठीक है। सो प्लेटो इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, बट व्हाई, द क्वेश्चन इज व्हाई, ठीक है ना, व्हाई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन इन मॉडर्न टाइम्स, अगर बात करें, जिन्होंने ये समझने की कोशिश करी कि एक आइडियल स्टेट होता क्या है, एक आदर्श राज्य होता क्या है, किसको बोलते हैं एक आइडियल स्टेट, व्हाट इज कॉल्ड आदर्श राज्य। सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु ट्राइड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट को उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, दैट इज व्हिच स्टेट कैन बी कंसीडर्ड एज अ परफेक्ट स्टेट। सो यहां पर आइडियल स्टेट के बारे में अगर बात करें तो कौन सा राज्य, किस तरीके का राज्य होगा जिसको हम लोग परफेक्ट स्टेट बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको इन्होंने रैशनल तरीके से इनकी इंक्वायरी करने की कोशिश करी। इसके विचार के लिए उन्होंने पढ़ना, अध्ययन करना शुरू किया, अपने विचार भी दिए। तो थियरी ऑफ आइडिया, थियरी ऑफ जस्टिस, थियरी ऑफ आइडियल स्टेट, थियरी ऑफ इंटेलेक्चुअल किंग, इन्होंने इतनी बातें बताई कि अगर किसी स्टेट को आइडियलिक स्टेट होना है, अगर उस स्टेट को एक परफेक्ट स्टेट होना है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, थियरी ऑफ आइडिया होना चाहिए, थियरी ऑफ जस्टिस होना चाहिए, थियरी ऑफ आइडियल स्टेट होना चाहिए, थियरी ऑफ इंटेलेक्चुअल किंग होना चाहिए। इन सभी के बारे में, जब इन टॉपिक्स के बारे में, प्लेटो के बारे में आप डिटेल में बात करेंगे या पढ़ेंगे, तो आपको इन सारी के बारे में एक एक करके परत दर परत चीजों को आपको क्लियर करना पड़ेगा कि अगर प्लेटो ने कहा तो थियरी ऑफ आइडिया का मतलब क्या है, थियरी ऑफ जस्टिस का क्या मतलब है, थियरी ऑफ आइडियल स्टेट का क्या मतलब है, थियरी ऑफ इंटेलेक्चुअल किंग का क्या मतलब है। जब इन विचारों को समझेंगे तो इसी से जुड़ी हुई कई और बातें आएंगी, जिसका मैंने लिंक यहां पर आपके लिए क्रिएट किया हुआ है। व्हाट डज ही मीन बाय एन आइडियल स्टेट, उनका क्या कहना था कि आइडियल स्टेट के बारे में मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि अब आइडियल स्टेट का मतलब क्या है। उन्होंने कहा, उन्होंने तो ये बातें कह दी आपके साथ कि एक थियरी ऑफ आइडिया होनी चाहिए, थियरी ऑफ जस्टिस, थियरी ऑफ आइडियल स्टेट होना चाहिए। आप जस्ट टेकन वन एग्जांपल कि उनका अगर कहना है कि भाई थियरी ऑफ आइडियल स्टेट होना चाहिए, तो इस आइडियल स्टेट का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आइडियल स्टेट। तो इसको उन्होंने अपनी, उनकी जो एक विश्व प्रसिद्ध किताब है, बहुत पॉपुलर बुक है जिसका नाम है रिपब्लिक, उसमें उन्होंने इस आइडियल स्टेट के बारे में, इसके कंसेप्ट को पॉस्टुलेट किया है। और उन्होंने क्या किया, दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ आइडियलिज्म इन द फिलॉसफी। सो यहां पर आइडियाज उन्होंने दिया कि भाई राजा भी अगर हो रहा है तो एक इंटेलेक्चुअल बीइंग होना चाहिए। आइडियलिज्म इन फिलॉसफी, हिज आइडियाज वर एलिटिस्ट, लेकिन उनके जो विचार थे ना वो बड़े ही एलिटिस्ट विचार के थे, यानी सबरान तरीके के थे। विद द फिलोसोफर किंग द आइडियल रूलर, और फिलोसोफर किंग आपके पास अगर है तो वो एक आइडियल रूलर माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये बड़ा ही एक एलिटिस्ट थॉट है। इसका मतलब है कि कॉमन आदमी, जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया के कंटेक्स्ट में, चंद्रगुप्त मौर्य जैसा व्यक्ति शासन नहीं कर सकता है। कोई दार्शनिक राजा होगा जो पढ़ा लिखा ऑलरेडी होगा, वही राजा राज्य कर सकता है, ठीक है ना। तो यहां पे ये बात है कि उनका जो विचार था दैट वाज एलिटिस्ट इन नेचर। सो ये फिलोसोफर किंग के बारे में जैसे ही वो बात करता है तो वही जो है एक आइडियल रूलर होगा। तो इंडिया की कंटेक्स्ट में अगर हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करें तो प्लूटो के हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य को तो राजा बनना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज ही वाज नॉट अ फिलोसोफर किंग। आई बिलीव यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो इतनी बात है प्लूटो के बारे में एक क्वेश्चन आता है, पूछा आता है
कि ही इज कंसिडर एज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। ओपन सोसाइटी का वो एनिमी है। क्यों? कमेंट करें ओपन सोसाइटी के बारे में। तो जो ओपन सोसाइटी होता है सर, इट इज कॉल्ड लिबरल सोसाइटी। A society where people enjoy freedom, including freedom of speech and expression. People have right to dissent against the government. लेकिन प्लूटो कहेगा कि नहीं, you should not have a right to dissent against the government. According to Karl Popper, truth is possible only in open society. Karl Popper consider Plato as an enemy to the open society. ठीक है ना? जैसे ही आप बताएं कि आज खास करके पर्टिकुलरली हम बात करें कि आज मॉडर्न एज में अगर हम बात करें कि अगर जनता के पास अगर आपको डिसेंट करने का अधिकार ना हो, इफ यू आर नॉट हैविंग द राइट टू डिसेंट, ठीक है ना, देन आप एक तरीके के क्या करें, डिक्टेटरशिप में रह रहे हैं, आप डेमोक्रेसी में नहीं, आपका फुल ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो जो कार्ल पॉपर है उनका ये कहना है कि इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द सोसाइटी इज ओपन। और चूंकि इसके ऊपर प्लूटो क्या करते हैं, इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालते हैं, इसलिए कार्ल पॉपर कंसीडर करता है प्लूटो को एज एन एनिमी टू ओपन सोसाइटी। ही इज नॉट कंसीडरिंग दिस थिंग्स। ठीक है, सो ये इन सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल से बात करना पड़ेगा। तो अभी तो मैंने बस ब्रीफ जानकारी दी है। अभी जब आप बात करेंगे इस ओपन सोसाइटी की संकल्पना के बारे में, ठीक है ना, अभी आपको और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि प्लूटो के क्या विचार थे, प्लूटो कैसे इसके अगेंस्ट में था। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको बस क्लियर करके दिए हैं कि बताया है कि भाई इस तरीके के प्रश्न आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि एक एक शब्द जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपको उसको लेकर पर्टिकुलर रहना होगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसकी गहराइयों में जाना पड़ेगा, उसके डेप्थ को समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप चीजों को समझ पाएंगे। देन यू कैन ओनली हैंडल द थिंग्स, राइट। सो इतनी बातें हो गई। अब आ जाइए हम लोग बात करें, इसका एक लिमिटेशन भी है प्लूटो के बारे में कि उसने जो पॉलिटिक्स है और एथिक्स को, इन दोनों को अलग नहीं किया, ठीक है ना, उसने सेपरेट नहीं किया। प्लूटो डज नॉट मेक डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड द एथिक्स। दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ प्लूटोनियनिज्म। ठीक है ना, जो प्लूटो की जो थ्योरी है उसका एक क्या है, एक प्रकार का ये यहां पर आपको क्या दिखाई देता है, एक लिमिटेशन, एक सीमा दिखाई देती है। सो प्लूटो डज नॉट मेक डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड एथिक्स, राइट सर्स एंड मैम्स। अब आइए हम लोग बात करते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में एक इंडियन फिलोसोफर के बारे में बात करें, दैट इज कॉल्ड कौटिल्य। फेमस बुक उनकी है अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने सप्तांग थ्योरी दिया, दैट इज कॉल्ड सेवन ऑर्गन थ्योरी। अब ये जो सेवन ऑर्गन थ्योरी क्या है, ये तो आपको समझना है, समझना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा। या आप हिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, मॉडर्न पीरियड में पढ़ेंगे। सप्तांग थ्योरी वाज गिवन बाय द कौटिल्य अर्थशास्त्र की किताब में। तो किसी भी स्टेट को चलाने के लिए 7 अंगों की जरूरत होती है। उसका क्षेत्र यानी टेरिटरी होना चाहिए, किंग होना चाहिए, उसके पास मंत्रिपरिषद होनी चाहिए, दंड का प्रावधान, ये सारी चीजें होनी चाहिए, कोष होना चाहिए, निवेश होना चाहिए आदि। तो ये जो है सप्तांग थ्योरी उसने दिया, ठीक है, हिज आइडिया ऑन फॉरेन पॉलिसी। अब ये देखेंगे, तो अब कौटिल्य के बारे में जब आप पढ़ाई करें, ठीक है ना, उनकी पॉलिटिकल फिलोसफी की बात करें, तो व्हाट वाज हिज ओपिनियन अबाउट द सप्तांग थ्योरी, सेवन ऑर्गन थ्योरी के बारे में उसके विचार क्या थे, उन सारे विचारों के बारे में बात करेंगे। जो एक एक ऑर्गन है उन सबों का मतलब और मायने समझने की कोशिश करेंगे कौटिल्य की नजर से। और उस समय के हम उस समय के क्या करें, पॉलिटिकल सोसाइटी को समझने की कोशिश करेंगे कि उस समय का समाज किस तरीके का था, उस समय की राज्य व्यवस्था किस तरीके की थी, राजा की स्थिति क्या थी, जो उस समय का जो स्टेट है उस स्टेट का मायने और मतलब क्या था। दूसरा, अब हम बात करें कि उस समय की जो फॉरेन पॉलिसी थी किस तरीके की थी, डिप्लोमेसी किस प्रकार का हुआ करता था, फॉरेन पॉलिसी। अब ये देखिए, आप देखेंगे जब कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे, जब अभी तक मैं पढ़ाई करना शुरू नहीं किया, तो बिफोर एम्बार्किंग ओवर द सब्जेक्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि इस तरीके से हमें पढ़ना होगा। कौटिल्य के बस बात करेंगे तो निश्चित तौर पे सप्तांग थ्योरी आएगा, उसकी फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी समझना पड़ेगा, उसके विचार करप्शन को लेके क्या थे, कौटिल्य के विचार, वो आपको समझना पड़ेगा। कंपैरिजन ऑफ कौटिल्य एंड मैकियावेली, इनके बारे में भी आपको बात करना पड़ेगा, ठीक है ना, मैकियावेली, ठीक है, के बारे में बात करना पड़ेगा, दोनों की थ्योरी को समझना पड़ेगा, एक कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर हम बात करें उनके फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी को लेकर के, तो उनका फॉरेन पॉलिसी में क्या था कि वो थोड़े से एक्सपेंशनिस्ट दिखाई देते हैं। जो पॉलिटिकल थिंकर एक्सपेंशनिस्ट हैं, वो राज्य के विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो उनका जो है फोकस है कि लैंड को एक्वायर करो। तो लैंड का एक्वायर का मतलब क्या है कि आप साम्राज्यवादी सोच के अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे, एक्सपेंशनिस्ट मोड में जाएंगे। तो हिज फोकस इज ऑन एक्वायरिंग द लैंड। कौटिल्य सेज टू किंग, कौटिल्य राजा से कहता है, चंद्रगुप्त से कहता है, यू शुड एस्पायर टू बिकम चक्रवर्ती किंग और वॉर इज क्षत्रिय धर्मा। वो कहता है चंद्रगुप्त मौर्य से, कौटिल्य सेज किंग यू शुड एस्पायर टू बिकम चक्रवर्ती, आपको ये कोशिश करनी चाहिए, आपकी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि चक्रवर्ती आप सम्राट बने, आपको चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहिए। और क्षत्रिय का धर्म है सोड उठाना, दैट इज कॉल्ड क्षत्रिय धर्म, यानी कि बैटल को वेज करना, जीतना, दैट इज कॉल्ड क्षत्रिय धर्म। सो दैट इज द फिलॉसफी ऑफ व्हाट मॉडर्न पीरियड, दैट वाज द फिलॉसफी ऑफ कौटिल्य, दैट इज रिटन इन अर्थशास्त्र। सो इट इज हिज पॉलिसी अबाउट द फॉरेन, कि फॉरेन के बारे में, फॉरेन जो स्टेट्स हैं उसके बारे में आपके विचार क्या है। तो आपका क्या है कि आप अपने के साथ क्या करें, अपने आसपास के क्षेत्रों में क्या करें, अपना विस्तार करें, अपना प्रभाव बनाएं और अपने आप एक चक्रवर्ती राजा के रूप में आप एस्टैब्लिश करें, ठीक है ना।
और चक्रवर्ती राजा को स्टैब्लिश करने का मतलब क्या है कि अगर आपके आसपास कई जितने भी स्टेट है वो सब के सब आपके सब सर्विएंट होने चाहिए। इसके मायने और मतलब क्या है इसके बारे में बात करेंगे। फिर जब आप डिटेल में जाएंगे तो अब मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी है, हिस्ट्री में भी, पॉलिटिकल साइंस में भी आप देखेंगे क्या कि जब मॉडर्न स्टेट के बारे में बात किया जाता है, जब हम ये जानते हैं कि मॉडर्न एम्पायर इज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया, तो आप देखेंगे वहां पर कैसे क्रोड का निर्माण होता है। कोड दैट इज कॉल्ड कोर, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्रोड। तो क्रोड बोला दैट इज कॉल्ड कोर, केंद्र समझते हैं। वहां पर में स्टेट का कितना कंट्रोल है। फिर आप देखेंगे कि आपके पास होता है एक जो है सो कोड के अलावा होता है पेरिफेरी, वहां पे आपके पास कैसा आपका कंट्रोल रहता है। तो ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगे। और इसी फिलोसफी के अंदर आप देखेंगे क्या कि जो सेंटर में बैठा हुआ यानी कोर में बैठा हुआ जो किंग है दैट शुड बी और पावरफुल, और जो पेरिफेरी में जितने भी किंग है ना दे शुड बी सबसर्विएंट टू द किंग। तो कई बार आपकी पॉलिटिकल फिलोसफी का डायरेक्टली आप वेज वॉर ना करें और आप इनडायरेक्ट कंट्रोल वहां पे स्टैब्लिश करें थ्रू रेवेन्यू टेकिंग एंड टैक्स कलेक्शन के माध्यम से। आपके अपने सिपाही जाएंगे, अपने ऑफिशियल जाएंगे, विजिट करेंगे, टैक्स लेकर आएंगे। इसका मतलब क्या है कि दे आर सबसर्विएंट टू दैट चक्रवर्ती स्टेट किंग, ठीक है। तो ये इसके बारे में डिटेल में कभी और बात करेंगे जब शुरू होगा हमारा। तो करप्शन के बारे में क्या है, करप्शन के बारे में देखिए बड़ा एक पॉजिटिव मॉडर्न कंसेप्ट दिखाई देता है कि आज की तारीख में भी अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, इफ यू बिकम एन आईएएस, तो आपको क्या लगता है हमेशा भी अट्रैक्ट क्या करता है, लुमेक्स यानी जो बत्ती चमचमाती हुई है वो आपको अट्रैक्ट करता है। गाड़ी पे जाना आपको अट्रैक्ट करता है। आप अपने कभी ऑफिशियल काम से, आपके पास क्या है, जब भी आपका ऑफिशियल काम है तभी आप सरकारी गाड़ी का प्रयोग करें। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, या ऑफिस के लिए आप क्या करें, बाहर में कहीं भी फील्ड ड्यूटी पे आप जाकर राउंड लगाएं तब चले। ऐसा नहीं है कि आपने अपना ऑफ द ड्यूटी हो गए हैं, कोई पर्सनल काम से आपको कहीं जाना है, किसी को रिसीव करने रेलवे स्टेशन पे भी, तो आप सरकारी गाड़ी के ड्राइवर साहब को बोले चलिए साहब, या आपको कहीं शॉपिंग के लिए जाना है या कहीं पर थोड़ा सा लंबा टूर मारना है, तो डीएम साहब की गाड़ी लगा करके आप, डीएम साहब बैठे हुए हैं, बड़ा सा बोर्ड लगा करके और लाल बत्ती अपने डिस्ट्रिक्ट में लगा के घूम रहे हैं। तो खैर डिस्ट्रिक्ट थोड़ा हटा दिया गया है कोर्ट के जुडिशरी के आदेश के बाद से, तो आपको ये सारी चीजें अट्रैक्ट करती हैं। तो कहा गया यहाँ पर कौटिल्य का विचार है कि अगर आप पब्लिक ऑफिस का उपयोग करते हैं अपने प्राइवेट एंड्स के लिए, दैट इज कॉल्ड करप्शन। तो जो आज की तारीख में जो करप्शन का कंसेप्ट है ना, इसको आप यहां पर जोड़ सकते हैं, यू कैन कनेक्ट इट। सो आपको इसी तरीके से इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि उनके विचार क्या थे, करप्शन को लेकर क्या विचार थे, फॉरेन पॉलिसी को लेकर क्या विचार थे, डिप्लोमेसी को लेकर क्या विचार थे, स्टेट को रन करवाने को लेकर क्या विचार थे। इन सारे विचारों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप क्या करें, अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ें, जितने भी विचार हैं, जितने भी विचारक हैं, उन सभी के बारे में, उनके एक एक शब्द को, जो भी शब्द वहां कहा गया ना, उन चीजों को समझने की कोशिश की। और पॉलिटिकल साइंस में शब्दों का बड़ा मायने है, मतलब है एक एक शब्द पे प्रश्न बन सकता है आपके मेंस के एग्जामिनेशन में। अगर आपके थॉट प्रोसेस अगर क्लियर है देन यू कैन इजीली टेक दिस ऑप्शनल, आप ले सकते हैं। पढ़िए इसको, बढ़िया समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पढ़ सकते हैं, मस्त होकर पढ़िए और ऑप्शन ले सकते हैं। और आज से आप जानते हैं कि आपके यहाँ 16 जून से कई ऑप्शनल के बैचेस भी शुरू हो रहे हैं, जिसमें कि पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस भी है। आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, आप ले सकते हैं यूजिंग माय कोड अंडर माय गाइडेंस रहिए और पढ़िए मजे में रह करके। सो मेरी अवेलेबिलिटी आप देखें अनअकैडमी यूपीएससी पे है ही, यूट्यूब पे अनअकैडमी के ऐप पे है, जहां मैंने आपको बताया कि आपके पास एक कोड आपको अप्लाई करना होगा, दैट इज कॉल्ड पवन 10, जो कि अनलॉक करने के लिए होगा। एंड आपको मैंने बताया कि पूरे अनअकैडमी की दुनिया में आप कहीं भी जाना चाहते हैं तो आप प्लस पे भी आते हैं तो भी आप पवन 10 का कोड अप्लाई करें, यू विल गेट जो भी आपके पास जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा, यू विल गेट दैट, ठीक है। चलिए, अभी आपको मैंने बताया कि आपके पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है और प्लस का भी है। आइकॉनिक के साथ कई फीचर्स अभी अनअकैडमी ऐड करते रहता है, जिसमें अभी उन्होंने ऐड कर रखा है क्या है कि बताया गया है कि अगर आपने क्या किया है कि 2 साल या उससे ऊपर का आइकॉनिक अगर लिया है तो आपके पास वीकली 1-to-1 बेसिस पे पर्सनल मेंटोरिंग की जाएगी उन लोगों के द्वारा जिन्होंने कभी इंटरव्यू फेस किया है, ठीक है ना, हाई पोटेंशियल जो भी एस्पिरेंट्स होंगे, ठीक है ना, जिन्होंने कभी यूपीएससी का इंटरव्यू अटेंड किया है, ठीक है, या जो क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुके, जैसे मेघा गुप्ता जो कि 2017 में उन्होंने 674 रैंक को क्या किया, सिक्योर किया था। डेली इन पर्सन आपकी डाउट सॉल्विंग होगी, मंथली आपका एएमए सेशन होगा, आस्क मी एनीथिंग होंगे विद टॉप एजुकेटर्स, यूपीएससी इंटरव्यू अटेंडेड कोचेस होंगे, कम्युनिटी ऑफ हाई पोटेंशियल एस्पिरेंट्स होंगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी वीकली 1-to-1 बेसिस पे। इसके अलावा यूपीएससी जो है ना द ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि जो महा सब्सक्रिप्शन है वो आपको अभी दिया जा रहा है, जो आज आपका एंड कर रहा है, एक्सटेंशन टिल मेंस, यानी कि ये आज तक, अगर आज आप ले लेते हैं तो आप 1 साल का लेंगे तो इसका मतलब ये है कि अगले साल के मेंस तक ही आपका कवरेज होगा, ठीक है ना। आपको देखिएगा 1 साल के लिए ही, लेकिन इसका जो कवरेज होगा दैट वुड बी टिल मेंस होगा, ठीक है। सेव 25 + 10% ऑफ ऑन द कॉम्बो, ठीक है ना। आपको अनअकैडमी 25% डिस्काउंट दे रही है, फिर पवन 10 का कोड अप्लाई करें, मेरा कोड अप्लाई करें, दिस इज द कोड वन दिस, ठीक है ना, इस कोड को अप्लाई करें, यू विल गेट एडिशनल 10%, दैट्स व्हाई इट्स विल कॉल 25 + 10% ऑन कॉम्बो, ठीक है। टेक ऑप्शनल जो है कार्निवल लॉन्च हुआ है आज 16 जून को, यानी कि जो पॉपुलर ऑप्शनल है, इनफैक्ट पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस भी आपका शुरू हो रहा है आज से।
नोट्स नाउ इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, आपके पास इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे। सो इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल, बेस्ट टाइम कि जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी पढ़ाई को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। ये टाइम पीरियड है 10 जून से शुरू हुआ था 16 जून के बीच में। अगर आपने इस ब्रैकेट में अगर आपने ये सब्सक्रिप्शन अगर ले लिया है तो इस सारे बेनिफिट्स को आप अवेल करेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज द ग्रेट लर्निंग वे जो आज आपका एंड होने वाला है, ठीक है। सो 16th June यूपीएससी सीएसई एक्सटेंडेड 1 year अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन वैलिड टिल मेंस 2022। ये एक्सटेंडेड 2 year अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन वैलिड टिल मेंस 2023 ये आज खत्म हो रहा है। ऑफर लास्ट डेट June 16 सर्स एंड मैम्स, राइट सिग्नल, ठीक है सर, सभी लोग समझ गए। एंड आपको मैंने बता ही दिया है कि अगर अभी आप कॉम्बो लेते हैं, नॉट ओनली इन जीएस, नॉट ओनली इन ऑप्शनल, अगर आप दोनों मिला के लेते हैं दैट इज कॉल्ड कॉम्बो, तो आपके पास 25 प्लस 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जिससे आपको कोड अप्लाई करना दैट इज कॉल्ड पावर10, 35% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। सो इसको अवेल कर लीजिए सर, अवेल कर लीजिए, ठीक है, ठीक है सर एंड मैम्स। और यहां भी आपके पास ले रहे हैं तो ये क्या है, 1 year सब्सक्रिप्शन पे वैलिड टिल मेंस 2022, 2 year पे वैलिड टिल 2023 मेंस आपके पास होगा, ठीक है सर। सो चेज योर यूपीएससी ड्रीम। अगर आप में से किसी को लगता है वन टाइम पे नहीं कर सकते हैं तो आपके पास लोन की फैसिलिटी है, अवेलेबल है, यहाँ अनअकैडमी करवा रही है। इसी वीडियो के नीचे आप जाएंगे तो एक लिंक आपको मिलेगा, इस लिंक के माध्यम से आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। वहां पर कुछ आपके अपने इनको आपके जो है अपनी डिटेल्स आपको देने होंगे, लाइक योर नेम, मोबाइल नंबर और योर मेल आईडी एंड एडुकेटर जिसने आपको रेफर किया, तो आप मेरा नाम लीजिए पवन कुमार एंड पवन10 का कोड अप्लाई कर दीजिए, पवन10, ठीक है, उसको सबमिट कर दीजिए। अनअकैडमी की तरफ से आपके पास फोन आएगा एंड दे विल प्रोसेस, कुछ डॉक्यूमेंट सीख करेंगे, आप उनको प्रोवाइड करवा दीजिए, आपका लोन प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अभी क्या, अगर आपने अभी लिया, ठीक है ना, अभी सब्सक्रिप्शन, तो आपके पास 10,000 रुपए का कम से कम 20 बुक आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करेगा, जो कि एक नोट्स के फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है, नोट्स के फॉर्म में, और ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है आपके पास अवेलेबल होगा। फीचर क्या है आप जानते हैं क्या है, पूरा सिलेबस कवर किया, 100% सिलेबस कंप्लीशन। यानी आपके अंदर जो कंफ्यूजन होता है कि हमें कौन सा बुक पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, उसका सोल्यूशन है यहाँ पे। हाईली स्ट्रक्चर्ड फॉर ease of learning, created by the best of UPSC experts, previous years क्वेश्चन लॉन इंक्लूडेड है इसके अंदर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी है जो आपको करना चाहिए हमेशा, एंड अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स। और ये जो है 3rd वीक ऑफ जुलाई के बाद आपको क्या किया जाएगा, आपको डिस्पेंस करना शुरू किया जाएगा, यानी आपको भेजा जाना शुरू होगा। और ये वैलिड होगा वन इन जीएस पे, आइकॉनिक पे, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है ना सर्स एंड मैम्स। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर समझ में आ गई होंगी। एंड रियली इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म and beautiful things that has being attached to this subscription now, ठीक है। सो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आज मेरा कोड अप्लाई करें एंड आप जो है सो क्या कर सकते हैं, आज से ही अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आज से ही के बैचेस शुरू हुए हैं जिसमें 10 ऑप्शन आपके पास हैं, पॉपुलर ऑप्शंस के रूप में पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस भी आपके साथ है। सो दिस इज द कोड, अप्लाई दिस वन, राइट सर मैम। फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह चलता है, पाथफाइंडर, राइज एंड वर्ल्ड अफेयर्स 3.0 जो है, आप पवन10 का कोड अप्लाई करें, यू विल गेट 10% डिस्काउंट एंड अनलॉक द टेस्ट। मैंने आपसे बताया था कि आप क्या करें, आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाएं, कहीं भी आपको जरूरत हो पवन10 का कोड अप्लाई करें, यू कैन अनलॉक दैट। अनअकैडमी कॉम्बैट, दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग, स्कॉलरशिप प्रोग्राम है बॉस। ये क्या है, एवरी संडे 11 AM पे 11 बजे, ठीक है। आपके 60 क्वेश्चन 60 मिनट, फ्री लाइव टेस्ट ऑन एंड्रॉइड, नॉट ऑन iOS, नॉट ऑन लैपटॉप, ठीक है। फ्री लाइव टेस्ट ऑन एंड्रॉइड होगा आपके पास, पवन10 का कोड अप्लाई करें, ठीक है ना। एंड यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप क्या करेंगे, लगभग 4 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होगा। इसका भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक के थ्रू जाएं, अभी ही इसे क्या करें, जा करके इनरोल कर लें, मेरा कोड लगाएं, पवन10 का कोड लगा करके उसमें बैठे, क्या पता 100% सब्सक्राइब आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, क्या पता 75% मिले, क्या पता 50% मिले, क्या पता 25% मिले, 100% मिल गया तो वाह वाह वाह, ठीक है। So don't miss this Unacademy Combat Scholarship Test, right sir and ma'ams? So last में फिर से आपको बताना चाहूंगा, please don't forget to like and share the session and please subscribe this channel Unacademy UPSC and don't forget to hit the bell icon bell, ठीक है, ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। So guys, bye bye, take care everyone, lots of love and blessings, enjoy your time, see you in the next class, bye bye.